नमस्कार विद्यार्थियों, घर पर हो, सुरक्षित हो। तो हमारे लेक्चर्स 4 हो गए। लेक्चर्स 4 की जो टाइम ड्यूरेशन थी वो थोड़ा सा कम थी और उसमें सुपरपोजिशन का सिद्धांत बता रहे थे हम, तो उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। साथ में ही एक न्यूमेरिकल्स, एक बच्चे का फोन आया, उस बच्चों के सुझाव के अनुसार एक न्यूमेरिकल्स को रिपीट करना था। तो सबसे पहले हम उस न्यूमेरिकल्स को बता देते हैं कि दो चार्ज थे, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू। इनके जो बीच की डिस्टेंस थी वो थी कैपिटल आर। इसमें हमने एक मध्य में हमने एक क्यू चार्ज रख दिया। तो मध्य में जब हमने क्यू चार्ज रख दिया तो इस क्यू का मान कितना होगा और इसकी क्या प्रकृति होगी, जिससे कि निकाय किस में रहे, संतुलन में रहे। ये टॉपिक था। निकाय के संतुलन के लिए स्थिति यह है कि अगर मैंने ये ए मान लिया, ये पेन V और ये C, ए के द्वारा लगने वाला B पर प्रतिकर्षण बल, ये शर्त है। प्रतिकर्षण बल, ए के द्वारा B पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल और B आवेश पर इस Q आवेश के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तों को फॉलो हो रहा है तो हमारा जो निकाय है या वो एक सिस्टम है वो संतुलन की स्थिति में। तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला बल कूलाम के नियम से कितना होगा, F बी ए के द्वारा बी पे लगने वाला बल के कैपिटल क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार इन दोनों के मध्य और इन दोनों आवेशों की डिस्टेंस कितनी हो गई, क्योंकि फुल डिस्टेंस आर है और ये पॉइंट जो है वो मध्य में स्थित है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी r/2, राइट। तो क्या आएगा, F C के द्वारा B पे लगने वाला आकर्षण बल बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2। डिस्टेंस कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो शर्त क्या कहती है, निकाय के संतुलन के लिए FBA बराबर होना चाहिए FBC, ठीक है। FBA, ए के द्वारा बी पे जो लग रहा है बल वो प्रतिकर्षण है और सी के द्वारा जो बी पे लग रहा है बल वो आकर्षण है। तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। FBA, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर बराबर के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह हम बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह आकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा बाद में, ठीक है। तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल और ये 2 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो q बराबर आ जाएगा -4q।
तो Q बराबर माइनस की Q/4। ठीक है, ये तो हमें हो गया Q का मान, और जो माइनस का है वो इसकी आकर्षण प्रकृति को व्यक्त कर रहा है जो दिख रहा है चित्र में। ठीक है, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व। आगे हम टॉपिक पे चलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। मोस्ट टॉपिक्स है अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो किसके लिए है? आवेशों के लिए, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत हम 11वीं चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। ये 11 वाले चैप्टर्स में ऑप्टिक्स में ये आवेशों के लिए। अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ लागू होता है? जहां दो आवेश हों वहां एक दूसरे के मध्य लगने वाले बलों का मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। जहां दो से अधिक आवेश, जैसे 3 और 3 से भी अधिक आवेश हों, तो वहां हम कूलाम के नियम का उपयोग नहीं कर सकते। वहां उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो देखिए, एक चार्ज है, एक स्थिर चार्ज Q0, ठीक है, प्लस Q0 चार्ज है। इस Q0 चार्ज के चारों ओर यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6 चार्ज है। तो इस Q0 पर इन सभी चार्जों के कारण बल लगेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है r01, इसकी जो डिस्टेंस है वो है r02, इसकी जो डिस्टेंस है वो r03, इसकी जो डिस्टेंस है वो r04, इसकी जो डिस्टेंस है वो है r05, इसकी जो डिस्टेंस है वो है r06। राइट, इस पर इसके कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, F वेक्टर ये, इसके कारण इस दिशा में बल लगेगा, F वेक्टर 02, इसके कारण इस दिशा में बल लगेगा, F वेक्टर 03, और इसके कारण 4 कहाँ है? 4 के कारण इस दिशा में बल लगेगा, F वेक्टर 04, 5 के कारण दिशा में बल लगेगा, F वेक्टर 05, 6 के कारण दिशा में बल लगेगा, F वेक्टर 06, क्योंकि ये सभी आवेश इस पर बल लगाएंगे। तो इस आवेश जो स्थिर है, इस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर बराबर होता है इन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल के। Q1 आवेश के कारण बल लग रहा है F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F04 वेक्टर, F05 वेक्टर, F06 वेक्टर। राइट, तो इस चार्ज पर इन सभी चार्जों के कारण लगने वाला परिणामी बल बराबर होता है अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाले बल के। ठीक है, अब हमको पता है कूलाम के नियम से कि दो चार्ज अल्प दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य में कुछ दूरी हो तो उसका हम बल कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, F वेक्टर बराबर F वेक्टर 01 क्या होगा? K Q0 Q1 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r01 का स्क्वायर प्लस K Q0 Q2 अपॉन r02 का स्क्वायर। ऐसे ही ये प्रोसेस 6 आवेश तक चलती रहेगी। K Q0 Q6 r06 का होल स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन रूप में
एफ वेक्टर बराबर समेशन आई बराबर 1 से लेके 6 तक के क्यू नॉट क्यू आई आर नॉट ड्यू आई का होल स्क्वायर। ठीक है, सदिश राशि है तो इस पर हम कैप भी लगा सकते हैं। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं 1 कैप 02 कैप 06 कैप, यानी इसकी डायरेक्शन, बल की डायरेक्शन इस प्रकार है। ठीक है, तो ये इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम कहाँ उपयोग में लेते हैं? जहां आवेश 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वहां पे उन आवेशों पर लगने वाले बलों का मान ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वहां कूलाम के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। कूलाम का नियम केवल 2 चार्जों के लिए क्या है? मान्य है। और अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के, उसमें कूलाम का नियम लगा के उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात किया जा सकता है जैसे। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। आज हम एक नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र, आज हम एक नया टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र एक लाइन में अगर इसकी सिंपल सी परिभाषा देनी हो तो किसी, नोट भी कर सकते हो, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा, बहुत सिंपल परिभाषा है, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है या नहीं है? तो इसका हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे Q है, ये Q आवेश है, तो किसी आवेश के इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्षेत्र का कैसे पता लगाया जाए कि ये क्षेत्र इसके यहां तक है? तो क्या करते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। इसको हम परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र की क्या लेता है? परीक्षा लेता है। इस आवेश को हम क्या बोलते हैं? इस आवेश को बोलते हैं सोर्स आवेश, सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर आपसे पूछे टेस्ट चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, तो सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो उस विद्युत क्षेत्र की क्या लेता है? परीक्षा लेता है। ठीक है, ये आप रखना, ये हमेशा धनात्मक होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को यहां लेके आएंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, यहां लेके आते हैं, इसके अंदर लेके आते हैं, तो क्या होगा? आप सोचो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दो आवेश एक दूसरे के पास स्थित होते हैं और अगर वो सजातीय आवेश हो तो क्या करेंगे? बोलो, बल लगाएंगे, डेफिनेटली बल लगाएंगे। तो जैसे ही इसको हम इस आवेश के क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है वो एक बल का अनुभव करता है। तो एक चीज याद रखना नोट वाले, ये बहुत अल्प चार्ज होता है, अल्प आवेश होता है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। आप ये भी तो कहोगे सर ये भी तो चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि
इसका भी चार्ज है, इसका भी, तो ये केवल हमने एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी वाला चार्ज लिया है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब हम स्मॉल क्वांटिटी वाला कोई चार्ज लेते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज जो होता है, जब टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के फील्ड में लाएंगे तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इससे पता लगता है कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। ये दूसरी परिभाषा है इसकी, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, एक तो एक सिंपल परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या एक इसकी आइडेंटिफिकल परिभाषा है कि जब किसी आवेश के चारों उत्पन्न क्षेत्र के अंदर जब हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं और वो टेस्ट चार्ज क्या अनुभव करे, बल अनुभव करे, तो हम कह देंगे कि वो क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी क्षेत्र में लाते हैं और वहां वो बल अनुभव नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई स्रोत आवेश नहीं है। दैट इज करेक्ट। ये भी आइडेंटिफाई है कि अगर हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ लाए और ये कोई बल अनुभव नहीं कर रहा है, तो आप कहोगे कि यहाँ स्रोत आवेश स्थित ही नहीं है। अगर स्रोत आवेश स्थित होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता, और इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता। फोर्स नहीं लग रहा है तो आप कह सकते हो कि सोर्स चार्ज यहाँ पे नहीं है। इसके बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा होगी, तो इसकी दिशा क्या होती है, याद रखना, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर। और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, क्योंकि सदिश राशि तो इसको किसी प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, तो इनको प्रदर्शित विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसको विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। कभी कभी हम विद्युत क्षेत्र के स्थान पर एक अलग क्वांटिटी और आती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी विद्युत क्षेत्र की तरह ही भांति व्यवहार करती है। अब हम कहते हैं कि जब इस चार्ज को हम इसके अंदर लाए तो एक बल अनुभव होता है, तो कितना बल अनुभव होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो बल होता है F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर। अब F वेक्टर भी सदिश राशि है, E वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको E वेक्टर से प्रदर्शित किया है। दोनों सदिश राशि हैं। तो अब E की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, जो इस आवेश पर बल लग रहा है। अगर हम इस Q नॉट चार्ज को यहां ला रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर बल कहां लग रहा है, बाहर की ओर। तो बल बाहर की ओर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहां होगी, बाहर की ओर। वो भी हम समझेंगे ऐसे। अगर यहां पे हम माइनस रख देते, ये माइनस, ये प्लस, इसको लाते, अब ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कहां होती, माइनस आवेश की। दैट्स क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी दिशा क्या होती है,
टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा में, ऐसे भी बोल सकते हैं। लास्ट में जब परिणाम स्वरूप हम बात करेंगे तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, यानी प्लस क्यू से दूर और माइनस क्यू की ओर, ये भी बोल सकते हैं। प्लस क्यू की ओर और माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू से दूर, प्लस क्यू से दूर और माइनस क्यू की ओर, ये दिशा होती है। अगर कहीं पे प्लस चार्ज है रखा हुआ है तो आपसे बोले प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप ऐसे बना सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये रेखाएं क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही डिस्प्ले करते हैं। अगर माइनस हो, माइनस चार्ज हो तो अंदर की, ये क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको रफ कॉपी में ये सारी चीजें नोट कर लो, नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नोट जो भी चाहता है बच्चा वो नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, केवल आपको रफ कॉपी में ये अच्छे तरीके से पढ़ना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है और विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जब हम किसी टैच चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वो कितना बल अनुभव करता है, F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हम सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं जब किसी टैच चार्ज को तो कितना बल अनुभव होता है, तो F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर, ये आपको पूरी तरीके से आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वही जो मैंने आपको ये बताया है, जो मैंने आपको ये बताया है वही है सब कुछ। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा जस्ट कि विद्युत क्षेत्र जब किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब किसी टैच चार्ज को लाते हैं तो क्या होता है, वो एक फोर्स अनुभव करता है, उस फोर्स का मान जो होता है F वेक्टर बराबर Q नॉट E वेक्टर, ठीक है। E वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जिस दिशा में Q नॉट फोर्स अनुभव करेगा उस दिशा में E वेक्टर की डायरेक्शन होगी। E वेक्टर का मान हम यहां से निकाल देते हैं, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट, ठीक है। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यहां से इसकी क्या परिभाषा होगी, एक तो यही परिभाषा इसके फॉर्मूले से बता सकते हैं कि जब किसी टैच चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में लाते हैं तो वो एक बल अनुभव करता है, तो उस बल और टैच चार्ज के रेशो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में जब हम किसी टैच चार्ज को लाते हैं तो वो बल अनुभव करता है, उस बल और टैच चार्ज के रेशो को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो आपकी यहाँ से आएगी, अगर मैं इस टैच चार्ज को 1 कूलाम कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, जब 1 कूलाम को यहाँ मान रखोगे तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर, ठीक है। तो यहां से क्या परिभाषा निकल के आएगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल से निरूपित की जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल से निरूपित की जाती है जब टैच चार्ज या एकांक परीक्षण आवेश, ऐसे बोल सकते हैं, जब एकांक परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, राइट। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल से प्रदर्शित की जाती है जब इकाई परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, दैट्स क्लियर। अब इसका हम यूनिट पढ़ लेते हैं, इसकी यूनिट क्या है और इसका विमीय सूत्र डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है। यूनिट, बल का जो यूनिट होता है बल का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, और इसका होता है चार्ज का कूलम,
तो इसका हो गया, न्यूटन को n से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को c से, तो n/c। आगे जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसकी एक और यूनिट निकल के आएगी। कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसकी एक और यूनिट निकल के आएगी, वो बाद में हम बता देंगे आपको। पहले यही आप यूनिट याद कर लो, न्यूटन बटे कूलम। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, क्या होता है विमीय सूत्र इसका। तो विमीय सूत्र हमने 11वीं क्लास में पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम विमीय सूत्र निकालते हैं इसका। बल बटे आवेश, बल को जब हम तोड़ते हैं तो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और आवेश को तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, अभी जब हमने शुरुआत की थी, धारा इंटू समय। तो इनको फॉर्मूले में तोड़ते हुए हमें कहां तक लेके आना है, जब तक कि हम एसआई यूनिट में नहीं पहुंच जाए। 7 एसआई यूनिट होती है, द्रव्यमान है एसआई यूनिट, धारा है, समय है, त्वरण नहीं है। त्वरण को तोड़ दो, 11वीं क्लास में पढ़ा है हमने। द्रव्यमान ये होता है विस्थापन बटे समय का होल स्क्वायर बटे धारा इंटू समय, राइट। अब हमारे पास सभी क्वांटिटी जो आपको दी है वो एसआई है। वैसे तो वेग को तोड़ते तो वेग बटे समय, सॉरी त्वरण को तोड़ते वेग बटे समय, वेग को तोड़ते विस्थापन बटे समय, तो डायरेक्ट हमने तोड़ दिया है विस्थापन बटे समय का होल स्क्वायर। अब इसकी यूनिट लिखते हैं, वो सॉरी यूनिट नहीं, विमा, एम एल टी ए। एम 1, लंबाई 1, टाइम देखो ऊपर स्क्वायर लग रहा है, एक टाइम 3 -3, और धारा नीचे ऊपर जाएगी -1। ये इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। डायरेक्शन जरूर याद रखनी है, प्लस क्यू से दूर और माइनस क्यू की ओर, चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से दूर, अगर कहीं प्लस क्यू चार्ज है तो आप तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो प्लस क्यू आवेश से दूर बाहर की ओर, और माइनस क्यू के अंदर की ओर। इसको जब हम और भी क्लियर करेंगे जब ये आएगा। तो आज हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।